हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी हाल ही में जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। तो आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कि एलिजिबिलिटी क्या है, पीईटी क्या है या फिर अदर स्टेट्स अलाउड हैं या नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मैं पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर ही लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, यानी कि जो ये एडवर्टीजमेंट है इसे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और जो ये एडवर्टीजमेंट है ये अवर अभियंता सिविल यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि यानी कि किस डेट को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया गया था, वो है 7/3/2024 यानी कि 7 मार्च 2024। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि कौन सी डेट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड फीस सबमिट करा सकते हैं, वो है 7/5/2024 यानी कि 7 मई 2024। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, यानी कि फॉर्म फिल करने की और फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 7/6/2024। आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। 7 मई से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे एंड 7 जून तक वो चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि वो है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, वो है 14 जून 2024। अब आवेदन में संशोधन यानी कि कभी कभी फॉर्म फिल करते हुए हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब उन मिस्टेक्स को भी करेक्ट करने के लिए आयोग जो है विंडो को 7 दिन और ओपन रखेगा, यानी कि 14 जून तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है उसको आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही शुल्क समायोजन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फ़ीस भी 14 तारीख तक जमा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। फ़ीस को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 7 जून ही रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंक का सर्वर डाउन होता है या फिर जो है बैंक में ही पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 7 दिन का टाइम और दिया है ताकि जो भी पेमेंट बैंक में रुकी हुई है वो क्लियर हो जाए। अब यही जो चीज़ मैंने बताई है अगर आप बॉक्स के अंदर लिखी चीज़ों को पढ़ोगे तो बिल्कुल वही है। कि अब बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है कि कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो वो 2847 पोस्ट है। और अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो इसमें से 2819 पोस्ट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा और रिमेनिंग जो 28 पोस्ट हैं उनको स्पेशल रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा। अब इसमें साफ साफ लिखा है पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है वो तो है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप लोगों को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पिछले कुछ सालों से अपने सारे रिक्रूटमेंट को पीईटी के थ्रू ही करवाता है। अगर आप लोग पीईटी में एक मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो ही आप उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। तो यही सेम चीज़ इन्होंने इस एडवर्टीजमेंट में भी की है, इस पोस्ट के लिए भी करी है। यानी कि अगर आपने पीईटी 2023 दिया है और आपका मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स आप लोग स्कोर कर रहे हो तो ही आप इसके मेन एग्ज़ाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। इसके अलावा अगर आपने पीईटी 2023 दिया है लेकिन आपका स्कोर 0 है या फिर नेगेटिव में है तो भी आप लोग मेन एग्ज़ाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पीईटी 2023 जो है दिया हुआ हो। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो अब स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन भी होता है कि फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे या ऑनलाइन। तो इस पॉइंट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें लिखा है इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, यानी कि जो फॉर्म है आपके ऑनलाइन फिल किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म फिल नहीं किए जाएंगे। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uptripplesc.gov.in से आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया है कि कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, लेकिन इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है आपकी जितनी भी जो एलिजिबिलिटी है, जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो सब आपकी एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हो या एडिशनल क्वालिफ़िकेशन हो, कोई भी चीज़ हो आपकी वो सब
जो एडवर्टीज़मेंट की लास्ट डेट है उससे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके कोई भी अगर रिजर्वेशन है या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका जो है एडवर्टीज़मेंट के लास्ट डेट से पहले आपके पास होना ही चाहिए, आपका कोई भी अगर रिजर्वेशन या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके अलावा कोई भी अगर स्टूडेंट EWS का बेनिफिट लेना चाहता है तो उनके लिए 2.4 जो पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा है जो भी EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए उनका जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2023-24 की जो उनकी इनकम है उसके बेस पर होना चाहिए और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2024-25 का होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर में रिन्यू होता है। तो आपका लास्ट ईयर का EWS सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको इस साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, तभी आपको EWS का बेनिफिट होगा। इसलिए जितने भी EWS के कैंडिडेट हैं वो अपने EWS सर्टिफिकेट को रिन्यू करा दें। उसके बाद एक और पॉइंट है, विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, यानी कि इसमें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए पोस्ट आई है तो आपको सभी डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, यानी कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश है कि आप लोगों को कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो जो भी आपका स्टूडेंट लॉगिन होगा वो आपका PET रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पर होगा, यानी कि जो आपने PET एग्ज़ाम दिया था उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे आपका लॉगिन होगा। इसके भी उन्होंने 2 तरीके बताए हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल के लॉगिन कर सकते हो या फिर OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन को कैसे कैसे फिल करना है। उसके बाद फ़ोटो तथा हस्ताक्षर की फ़ोटो और सिग्नेचर आपको कैसे कैसे होने चाहिए और अदर डिटेल। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आएँ तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 9th है आवेदन शुल्क, जिसमें कि लिखा है कि अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, नीचे आप लोग एक टेबल देख सकते हैं, इसमें जो है आवेदन प्रक्रिया शुल्क दिया गया है जो कि है 25 रुपये, जो कि हर कैटेगरी के लिए सेम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, नहीं, ये एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है, ये सिर्फ आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की फ़ीस है। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा PET 2023 के बेस पर। तो जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बाद में एग्जामिनेशन फ़ीस को सबमिट करना है, जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से पहले देनी पड़ेगी। तो जिन भी बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको अलग से एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये जो 25 रुपये है ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो भी फॉर्म को फिल करेंगे। अब एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होगी वो आयोग खुद ही इन्फॉर्म कर लेगा आप लोग। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अब फॉर्म का प्रिंट आउट लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके फॉर्म का प्रिंट आउट तभी निकलेगा जब आपकी फ़ीस जो है सबमिट हो जाएगी। बिना फ़ीस को सबमिट किए आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। तो जब आप पूरा फॉर्म भर दे, फ़ीस भी सबमिट कर ले, तो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना ना भूलें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है आवेदन पत्र में संशोधन, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें करेक्शन क्या क्या करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर्म फिल करते हुए बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है स्टूडेंट से, तो कौन कौन सी गलतियों को आप करेक्ट कर सकते हो उसका उन्होंने इसमें डिटेल दिया है। और वो डिटेल है लाइक आपके नाम में वर्तनी की गलती, यानी कि आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या फिर आपके फादर या फिर हस्बैंड के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या फिर आपका एड्रेस गलत हो गया है। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, यानी कि आपके जो EWS है वो गलत आपने उसमें सर्टिफिकेट नंबर फिल कर लिया है। आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है उसका भी आपने अगर गलत फिल कर दिया है सर्टिफिकेट नंबर, तो वो भी करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने अपना जेंडर गलत फिल कर दिया है, या फिर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपने मार्क्स गलत अपलोड कर लिए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं जब 7 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी उस टाइम से। इसके अलावा आप एक और चीज़ करेक्ट कर सकते हैं, वो है अभ्यर्थी आवेदन के समय सिलेक्ट किए गए पदों में परिवर्तन कर सकता है एवं उनकी वरीयता भी परिवर्तित कर सकता है। यानी कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब आपको करेक्ट करते हुए कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए उसको भी आप लोग करेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप करेक्ट कर सकते हैं फॉर्म में जब करेक्शन विंडो ओपन होगी। इसके अलावा आप कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए फॉर्म को ध्यान से भरिएगा।
इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पदों का विवरण कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट हमारे पास आई है। तो इसमें अगर आप लोग इस लिस्ट को देखेंगे तो इसमें आपके पास जो है पूरी डिटेल दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है, अनरिजर्व कितनी पोस्ट है, ये सारा जो है डिटेल इसमें दिया गया है। तो अगर हम लोग सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग। इसमें हम देखें तो जो टोटल जो पोस्ट है वो 1092 है एंड जो अनरिजर्व पोस्ट है वो 513 है। नेक्स्ट है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 765 है और जो अनरिजर्व पोस्ट है वो 421 है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश जल निगम। इसमें भी जो टोटल है वो 693 पोस्ट है और जो अनरिजर्व्ड है वो 279 है। आप लोग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व्ड है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। इसमें भी 146 टोटल पोस्ट है और जो अनरिजर्व्ड है वो 59 है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड। इसमें भी टोटल पोस्ट 96 है एंड अनरिजर्व्ड है 39। उसके बाद है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें भी टोटल सीट्स 27 है एंड रिजर्व 13 है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। इसमें टोटल पोस्ट 23 है और जो अनरिजर्व्ड है एक भी नहीं है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें भी टोटल पोस्ट 5 है और अनरिजर्व एक भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग पूरी जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सारे डिपार्टमेंट में ये देख सकते हैं, वो है 2847 और जो अनरिजर्व्ड है वो 1324 है। तो ये था पूरे पदों का विवरण कि कितने पद है, कौन से कैटेगरी के लिए जो है डिपार्टमेंट में कितने कितने पोस्ट अवेलेबल है। अगर हम लोग 6 पॉइंट को देखें वो अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी। अब जो है इस पोस्ट के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो इसके लिए जो आपके पास ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद अधिमानी अर्हता भी है, यानी कि आपके पास अगर कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, लाइक आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र यानी कि एनसीसी के आपके पास बी प्रमाण पत्र है, तो ये आपके पास एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है। ये तब काम आती है अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स की हर चीज़ सेम है, तो जिस भी कैंडिडेट के पास अधिमानी अर्हता यानी कि एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होती है उसे जो है प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग आयु सीमा यानी कि एज लिमिट पे आए तो जो है डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एज लिमिट है। अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इन तीनों के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एंड यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन 3 डिपार्टमेंट्स के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 है और मैक्सिमम इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए 40 है। यानी कि आपकी एज कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए 18 होनी चाहिए और कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए 21 होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए 21 चाहिए और कौन से डिपार्टमेंट के लिए 18 चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग 9th पॉइंट को देखेंगे तो वो है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। अब जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि आपको टाइम से आयोग के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और आपका सिलेबस क्या क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। तो इसमें जो है लगभग आपके पास 28 पॉइंट्स हैं, तो आपको इन सब पॉइंट्स को पढ़ना है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ज़रूरी है इसमें। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो है 11.03 अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो, आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है, तो आप लोग जो है अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो वैलिड नहीं होगी। आप लोग यहाँ पर अनरिजर्व सीट्स पर फाइट करोगे अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी सिटीज़न हैं जिनके पास डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, वो लोग अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में फ़ाइट कर सकते हैं।
बाकी इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी आपके लिए ज़रूरी पॉइंट होगा उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये था ये पूरा नोटिफिकेशन। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस नोटिफिकेशन के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ। इसके अलावा और जॉब्स अपडेट एंड सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।